भेजे नहीं मेरे को। जितना बन जाता उतना भेजिए। जितना बना पा रहे हो। समय सबके पास कम है ना, लेकिन बनाइए। कुछ लोगों का आता है, बाकी सब लोग का नहीं आ रहा है। इवन कुछ जो लोग लाइव अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, केवल रिकॉर्डिंग देखते हैं, उनमें से भी मेरे को आया है। तो आप लोग भी बनाइए। 30 नहीं बना पा रहे तो 20 बनाइए। जितना बन पा रहे उतना बनाइए, लेकिन बनाइए। सर मैं बस 10 बनाई हूँ। 10 बनाए ना, बनाइए, लेकिन हाँ बिल्कुल बनाइए। जितना बन पा रहा है उतना बनाइए। हाँ आज ज्योमेट्री लास्ट ही पढ़ेंगे, आज लास्ट है, इसका ज्योमेट्री खत्म हो जाएगा। आप लोगों को बहुत प्रैक्टिस करना है, लेकिन ज्योमेट्री अपने आप में अगर टोटल आता है ना, 9वीं और 10वीं की ही ज्योमेट्री एग्जाम में बनते हैं, 9वीं 10वीं के। और 9वीं में मेरे ख्याल से चार टॉपिक, 4 चैप्टर तो होगा ही, और 10वीं में 4 चैप्टर होगा ही। इवन 8वीं का भी थोड़ा कर लो, 7वीं 8वीं। तो ये ज्योमेट्री बहुत सारा है। और ओल्ड एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, नई एनसीईआरटी में तो कुछ खास है ही नहीं। नई एनसीईआरटी में तो कुछ दिखता ही नहीं मेरे को। तो ओल्ड एनसीईआरटी, आज से 7 8 साल 10 साल पहले जिस टाइम हम लोग पढ़ते थे, उस टाइम की एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ मैं। वो एनसीईआरटी में ही दम है। उसी के क्वेश्चन थोड़े स्टैंडर्ड लगते हैं, और वही कंपटीशन में क्वेश्चन भी बन रहे हैं। चलो, एक क्वेश्चन देता हूं मैं। क्यू एम इक्वल्स टू एम आर इक्वल्स टू एम पी। मैं आज आप लोग को एक होमवर्क दूंगा, क्लास 9th एनसीईआरटी चैप्टर बताऊंगा मैं। चैप्टर देखना पड़ेगा, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। क्लास 9th की ओल्ड एनसीईआरटी, क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी मैथ्स। ये एनसीईआरटी की वेबसाइट में मत जाना, इसमें न्यू एनसीईआरटी ही मिलेगा, ओल्ड एनसीईआरटी नहीं मिलने वाला। क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी। ये मिला मेरे को। इसका चैप्टर करिएगा, मैं जो बता रहा हूँ ज्योमेट्री की। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एग्जाम में नहीं आता, छोड़ देना। आता है तो नॉर्मल सा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का मतलब ही नॉर्मल है। ये जो कोऑर्डिनेट लिखा है, हिंदी में ढूंढ लेना आप लोग, हिंदी मीडियम वाले हिंदी यहाँ पर लिख लेना, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ ना, ओल्ड क्लास 9th ओल्ड एनसीईआरटी मैथ्स बुक पीडीएफ इन हिंदी कर लेना, तो हिंदी वाला ओपन हो जाएगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में केवल इतना ही है। इसको बोलते हैं वाई एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है क्या? जहां नहीं आएगा पूछेगा, ये एग्जाम में नहीं आता, लेकिन थोड़ा बहुत मैं बता दे रहा हूँ। यहाँ पर ये +1 है, +2 है, +3 है। यहाँ पर होगा +1 +2 +3। यहाँ होता है -1 -2, और इसके नीचे होगा -1 -2। समझ में आ रहा है ना? जैसे ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो वाई एक्सिस के यहाँ पर ओरिजिन 0, यहाँ -1, यहाँ -2, इसको -3 बोलेंगे। इसके नीचे -1 -2 -3। ये लोकेशन बताने के लिए है कि कैसे हम लोकेशन बताएंगे, लोकलाइज्ड करेंगे, चीजों को लोकेट करेंगे। वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर एक्स भी धन होगा, वाई भी धन होगा। इस वाले प्लेन में, ये वाले प्लेन में देखो एक्स नेगेटिव है, ये वाले प्लेन में एक्स नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस होगा। इस वाले प्लेन में देखोगे, ये वाले प्लेन में, इस वाले में एक्स नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो माइनस माइनस होगा। और इस वाले प्लेन में, इधर वाले प्लेन में एक्स पॉजिटिव है, एक्स तो पॉजिटिव है, ये लाइन एक्स पॉजिटिव है तो धनात्मक, और वाई ऋणात्मक है तो माइनस प्लस, प्लस माइनस होगा। ये आया क्या समझ में? यस सर। यस यस सर। यस सर। है ना?
तो चल मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, बताइएगा। इस प्लेन का नाम मैं कर दूं, अगर पहला प्लेन है, ये दूसरा प्लेन है, ये तीसरा प्लेन है, और ये वाला चौथा प्लेन है, तो -2, 5 ये कौन से प्लेन में आएगा? सेकेंड। सेकंड में आएगा। सबको समझ में आ गया सेकंड में कैसे आया? क्योंकि ये वाला माइनस में रहता है एक्स, यहाँ एक्स नेगेटिव है, और ये यहाँ पर इसमें y धनात्मक है, और x पहला वाला होता है ऋणात्मक, और y धनात्मक। तो x ऋणात्मक है मतलब सेकंड में जा रहा है, y धनात्मक है मतलब ये सेकंड में जाएगा दोनों। इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा यहाँ पर, इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, ये लोकेट, नवी नवी में केवल लोकेशन ही दिया है, लोकेट कर लो। और एक होता है डिस्टेंस फॉर्मूला, लिख लीजिएगा कॉपी में। डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस मतलब दूरी का फॉर्मूला, दूरी कैसे निकालोगे, दो बिंदु के बीच दूरी कैसे निकालोगे। तो बिंदु ए दिया है, कोऑर्डिनेट बोलते हैं x1 y1, ये इसका कोऑर्डिनेट है। ठीक है, कोऑर्डिनेट को हिंदी में क्या बोलते हैं नहीं पता, बट थोड़ा आप समझ लीजिए, इंग्लिश ही समझ लीजिए, कोऑर्डिनेट है उसका। ये कभी ना कभी तो पढ़े होगे आप लोग ना। जैसे कि ये खींचा मैं, ये एक बिंदु है, यहाँ पर मान लो ऐसे नीचे जाओगे तो एक्स एक्सिस में 5 में है, और वाई में गए तो 4 में आ रहा है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 5, 4। पढ़े हो क्या कभी ये? जी सर। जिसको नहीं समझ में आ रहा है पूछ लो, मैं बता दूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं बताऊंगा, बता दूंगा। 5, 4 है। मेरे को -3, 2 को लोकेट करना है, तो x में -3 ढूंढूंगा, तो x में -3, ये -1, -2, -3, ये -3 हो गया, तो ये x में -3 हो गया। y में +2 ढूंढूंगा, y में +2, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 2, तो ये दोनों को मिलाऊंगा ऐसे करके यहाँ पर, तो ये कोऑर्डिनेट बनेगा, ये हो जाएगा -3, 2। ठीक है, ये हो जाता है कोऑर्डिनेट्स। नहीं आएगा एग्जाम में, मैं बता दूं एग्जाम में नहीं आने वाला, बट डिस्टेंस फॉर्मूला आ सकता है दूरी निकालने का। तो A इज अ पॉइंट एंड इट्स कोऑर्डिनेट इज गिवन x1 y1, एंड B इज अनदर पॉइंट। B दूसरी बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट दिया है x2 y2। इनके बीच की दूरी निकालने का सूत्र होता है x2 -x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 का होल स्क्वायर और अंडर रूट, ऐसे आता है सूत्र। एक क्वेश्चन करके दिखा देता हूँ। जैसे पॉइंट दिया है 4, 3, और दूसरा पॉइंट दिया है -3, 5। ये दो पॉइंट है, से पॉइंट ए एंड से दिस इज पॉइंट बी। हमको इनके बीच की दूरी निकालना है, दूरी निकालना सूत्र क्या था, अंडर रूट। अंडर रूट में घटाना है इन लोग को ना, 4 में एक्स वाले में एक्स ही घटेगा, तो थोड़ा ध्यान से घटाइएगा, 4 - (-3) का वर्ग। 3 में घटाओगे y को y में ही, ये पहला वाला x होता है, दूसरा वाला y, पहला वाला x दूसरा वाला y, अब y में y ही घटेगा, 3 में 5 को घटाओगे धन, 3 में 5 को घटाओ, इसका वर्ग। ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, समझ में नहीं आया ना, माइनस माइनस प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, प्लस। तो क्या हो जाएगा, 4, 3, 7 का वर्ग धन, 3 में 5 गया, -2 का वर्ग, 7 का वर्ग 49, और -2 का वर्ग 4, इनको जोड़ दो वही उत्तर हो जाएगा 53, 53। तो ये दो पॉइंट है, दो बिंदु, उनके बीच की दूरी 53 है। ठीक है, आप लोगों को कुछ मैं वर्क दे दे रहा हूँ, इसको क्लास के बाद करिएगा, दूरी निकालिएगा। -3 -2/5, ये पॉइंट P है। पॉइंट Q दिया है -4, 5। क्वेश्चन नंबर 2, पॉइंट P दिया है 6, -3। क्यों दिया है 2.5, अच्छा पॉइंट अलग रहने दो, या पॉइंट को फ्रैक्शन में तो चेंज कर ही सकते हो ना, फ्रैक्शन में चेंज कर लेना, 2.5, 3। C, P दिया है x, x × 2, x, 2। क्यों दिया है y, 4, y, 4। ये 3 करिएगा, 3 क्वेश्चन करिएगा।
ये हो गया सर वो लास्ट वाला पॉइंट में क्या था, y, 4 4। 4 y, 4। ठीक, तो ये डिस्टेंस फार्मूला हो गया, यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, लाइन्स एंड एंगल्स ये आपको करना है कल। लाइन्स एंड एंगल्स करिएगा इसके प्रॉब्लम। लाइन्स एंड एंगल्स हम लोग पढ़ चुके हैं, लाइन्स एंड एंगल्स। और कौन सा चैप्टर करना है, मैं चैप्टर कौन सा एक्सरसाइज करना बता देता हूँ, पेज नंबर 89 में। पेज नंबर 89, this is 79। ये लाइन्स एंड एंगल चालू हुआ, इसमें देखिए कौन सा क्वेश्चन करना है। लाइन्स एंड एंगल चैप्टर नंबर को नोट कर लेना, हिंदी में आप सर्च कर लेना इसको। देखो एनसीईआरटी एग्जाम में प्रश्न बन रहा है आजकल, एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिट्टो कॉपी हो रहा है। सो ये एंगल्स के प्रकार भी दे दिए हैं, एक्यूट एंगल क्या है, राइट एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज क्या है, स्ट्रेट क्या है, रिफ्लेक्स क्या है, हम सब बात किए थे ना। न्यून कोण, अधिक अधिक कोण, ये वाला जो है राइट राइट एंगल समकोण हो गया, ये स्ट्रेट एंगल को सरल रेखा कोण। ठीक, फिर ये एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल के बारे में बात कर रहे थे। फिर लीनियर पेयर, रैखिक क्यूब के बारे में बात किया हूँ। फिर क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बारे में बात किया था आपसे, शीर्षाभिमुख कोण। फिर ये पैरेलल लाइंस के बारे में कुछ कहानी दिया है, किसको पैरेलल बोलेंगे, कौन पे लाइन पैरेलल नहीं है। फिर ये लीनियर पेयर का प्रूफ दिया, नहीं करना है सब, नहीं करना है ना हम लोग को, ये सब थोड़ी करना है। ये कहानी बता दिया, अपने को केवल एक्सरसाइज करना है। ये एग्जाम्पल 2 आपको करना है, नोट करते जाइएगा ना। एग्जाम्पल 2 इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले रहो। हिंदी इंग्लिश कोई बैरियर नहीं होगा, मैथ्स में कोई हिंदी इंग्लिश नहीं होता, मैं बोलो समझा दूंगा। एग्जाम्पल 2 आपको करना है, एग्जाम्पल 2 को ये नोट करते जाइए। इसमें क्या दिया है, रे ओ एस स्टैंड ऑन लाइन पीओक्यू। ये पीओक्यू के ऊपर, पीओक्यू एक लाइन है, उसके ऊपर एक रे ओ, रे का नाम है ओ एस। ओ एस रे मतलब किरण, एक किरण ओ एस ऐसे स्टैंड है इसके ऊपर। एंड रे ओ आर एंड ओ टी आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है, कोण भाजक, कोण का भाजक। जो ओ आर है ना, एन ओ टी है, ओ आर एन ओ टी जो है वो एंगल बाइसेक्टर है पीओएस का। तो पीओएस कहां पर है, ये पी ओ एस, ये पीओएस दिख रहा है आपको, कोड पीओएस है ना, ये पी है। तो ये पीओएस का बाइसेक्टर है, ऐसे बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मतलब ये बराबर ये, कोण का भाजक है। क्या बोलते हैं हिंदी में बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर पता है किसी को? कोण समद्विभाजक सर। हाँ, कोण समद्विभाजक, एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक, कोण समद्विभाजक, द्विभाजक, कोण समद्विभाजक। तो ओ आर और ओ टी दोनों ही कोण समद्विभाजक है, किसके, पीओएस और एसओक्यू के। तो आप इफ पीओएस एक्स दिया है तो आरओटी फाइंड करना है, तो इसको करके आप लोग बनाइएगा, बिल्कुल बनाइएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी पैटर्न में अलग अन्य प्रकार के प्रश्न बनेंगे, सॉल्यूशन भी दिया है, अगर डाउट लगा तो देखिएगा, फिर भी नहीं समझ में आया तो मेरे से पूछिएगा। स्क्रीनशॉट ले लो, किताब डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, पर इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये क्वेश्चन को करिएगा। आगे बढ़ रहा हूं मैं। एक्सरसाइज 6.1 आपको करना है, एक्सरसाइज 6.1 आपको ये सॉल्व करना है कल। कल इसको कंप्लीट करके लाना है, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, 10-15 तो होगा, 3 4 5 6, 6 ही क्वेश्चन है, 6 ही क्वेश्चन है। ये पीडीएफ भेज दूं क्या ग्रुप पे मैं? जी सर। यस सर, भेज मैं दीजिए। पीडीएफ भेज देता हूँ, पेज नंबर 97 नोट कर ले रहा हूँ, एक्सरसाइज 6.1, पेज नंबर 96 97 में दिया है, मैं इसको पीडीएफ भेज दूंगा, इसको बनाइए, नहीं बने वो पूछना मेरे से। ये सब आपके एग्जाम में प्रश्न बनने के लायक है, ठीक है, सब के सब बनने लायक है, सो प्रैक्टिस करिए।
एंड हम बात करे थे करस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के बारे में बात किए थे। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर बोलते हैं इसी को, कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, इसके बारे में बात किए थे। एक इस तरह क्वेश्चन उस दिन कल देखे भी थे, याद करोगे तो आप लोग। पी क्यू पैरेलल टू आर एस दी है, पी क्यू पैरेलल टू आर एस दी है, एग्जैक्टली सेम नहीं था। एम एस क्यू 135 दिए है, एम एस क्यू 135, एम वाई आर 40, एम वाई आर 40 एंड यू नीड टू फाइंड एक्स एम वाई। आपको ये निकालना है, ये निकालना है। तो इसने कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, एक रचना कर दिया। आप लोग पढ़े होगे ना, रचना करते थे ज्योमेट्री में। पता नहीं आप लोग पढ़े कि नहीं पढ़े हो। हम लोग की मैथ्स टीचर एक ब्लैंक कॉपी मंगाती थी ज्योमेट्री के लिए, लाइन वाली कॉपी नहीं, ब्लैंक कॉपी, और उसमें कंस्ट्रक्शन हम लोग करते थे। तो यहाँ भी कंस्ट्रक्शन किया है। ये देखो कंस्ट्रक्शन, एक लाइन खींच दिया पैरेलल टू पी क्यू, पी क्यू के समांतर एक लाइन ए बी की रचना की गई। अब ये पैरेलल है तो 135 ये है, तो डेफिनेटली ये भी 135 होगा कि नहीं होगा? होगा, होगा कि नहीं होगा? सर ये 135 है तो ये भी 135 होगा कि नहीं होगा? हाँ बोलिए बोलिए। सर इसके पहले के क्वेश्चंस भी थोड़ा सा दिखा दीजिए सर, वो नेटवर्क एरर था तो स्क्रीन डिस्प्ले नहीं हो रहा था। अच्छा, इसके पहले तो क्वेश्चन है नहीं, वो एक्सरसाइज वाला बोल रहे हो? अच्छा ठीक है सर, फिर मैं नोटेड है फिर वो। हाँ हाँ ठीक है, तो ये 135 है तो ये भी 135 होगा। जहां नहीं समझ में आया तुरंत बताइए, होगा कि नहीं होगा? वन थर्टी फाइव होगा ना ये भी? जी सर जी। ये सर होगा इंटीरियर अल्टरनेट हाँ, एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और लीनियर पेयर से ये निकल जाएगा। दोनों ये पूरे का योग 180 होगा, तो 180 में 135 घटा दो, 180 में 135 तो 45 डिग्री। ये वाला कितना हो जाएगा? 45। अब ये 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? ऐसा बना है, कहाँ पर 40 दिया? ये वाला 40 दिया है, ऐसे नहीं बना है, कुछ ऐसे बना है। ये वाला 40 है तो ये भी 40 होगा कि नहीं होगा? ये वाला 40 आ गया। अब 40 और 45 का सम कितना होगा? 85, 85 आंसर होगा। ये रहा 85 आंसर आया ना। आपको इतना कुछ नहीं करना है। अब आप भी इतना करोगे तो ये बेवकूफ़ी होगा, इतना अगर हल करके बनाते हो तो। ये अवॉइड करना है, कंप्लीटली अवॉइड करना है ये सब। नहीं समझ में आया तो पूछिए, मैं एक बार और बता देता हूँ। आया क्या समझ में? और एक बार और। एक बार और बता दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, मैं एक बार और बता देता हूँ। बेसिक्स आपको पता होना चाहिए, तभी ये कर पाओगे। और बेसिक्स के लिए पूरा फॉर्मूला ये सब पता होना चाहिए। देखो क्या है, ये दिया है 135, देखते जाओ। ये वाला दिया है 135 कोण, कोण ये वाला 135 दिया है। ये वाला कोण देखो 40 दिया है, ये वाला कोण 40 दे दिया है। हमको निकालना है ये। मैंने यहां से एक कंस्ट्रक्शन कर दिया, ऐसे खींच के एक लाइन खींच दिया, कंस्ट्रक्शन बोलेंगे, रचना। ए बी का मैंने रचना कर दिया। अब ये 135 दिया है, ये 135, तो मैं ये निकाल लेता हूं, ये भी 135 होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। कैसे निकाला? ऐसे लाइन दिया है, ये 135 दिया है तो ये भी 135 होगा। अब इन दोनों का सम लीनियर पेयर से 180 में माइनस कर दो 135, तो ये निकल जाएगा। या तो आप ऐसे भी निकाल सकते थे, इसको हटा दो, ये दो कोण देखो, ये कोण 135 है और ये कोण, ये कौन सा पेयर बन रहा है? किसी को पता है क्या? बताइए तो। दोनों प्लस करने से 180 आएगा दोनों सर। प्लस करने से 180 आएगा, तो 135 और 100, ये क्या होगा? 45 होगा। 45 और 135 का योग कितना होगा? 180। इसको को इंटीरियर बोलते हैं। आप लोग देखिएगा, मैं हिंदी में बताया था उस दिन, ये और ये पेयर का योग 180 होता है, ये दोनों का युग्म का योग 180 होता है।
तो ये 45 निकल गया, ये वाला 45 निकल गया। अब ये 40 दिया है और ये भी 40 होगा। कैसे 40 होगा? ऐसे लाइन है, ऐसे खींचा है, ये वाला 40 दिया है आपको, तो ये भी 40 होगा ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये सब पढ़ाया गया है आप लोग को, तो ये मैं इतना क्विकली कर पा रहा हूँ। ये 40 है, 40 और 45 85। ठीक है, प्रैक्टिस लगेगा भाई। आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तो मैं बता दूं सिलेक्शन हो नहीं होगा, बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब ये क्वेश्चन इतना आसान है, इतना आसान है कि मेरे को लगेगा ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड, एकदम मैक्स 15 सेकंड, लेकिन मेरी प्रैक्टिस इतनी है कि मैं 5 सेकंड में भी निकाल दूंगा इस क्वेश्चन को। अगर मैं इसको 5 सेकंड में कर ले रहा हूँ तो मैं दूसरे टफ वाले क्वेश्चन होंगे जिसको बहुत लोग छोड़ के जाने वाले हैं, उसमें मैं एटलीस्ट अपना 2 मिनट दूंगा ना, उस पे मैं अपना 2 मिनट दूंगा। और 2 मिनट देने के बाद वो कठिन क्वेश्चन मैं कर पा रहा हूँ और कोई नहीं कर पा रहा है, तो मेरा सिलेक्शन तय है। इजी तो सब बनाएंगे, सरल सब हल करके जाएंगे, लेकिन अगर आप कठिन कर ले रहे हो, कठिन प्रश्न को कर ले रहे हो, तब आपका नाम लिखाएगा सिलेक्शन वाली लिस्ट में। अगर आप सरल करके हीरो बन रहे हो और कठिन छोड़ दे रहे हो, यार बहुत कठिन है, किसी से नहीं बना होगा, किसी से नहीं बना होगा तो किसी का सिलेक्शन भी नहीं हुआ होगा, जो बनाया होगा इसको उसी का सिलेक्शन होगा। तो ये थोड़ा आपको समझना है। इजी क्वेश्चन को कम टाइम दो, समय बहुत कम दो इजी टाइम को, लेकिन जो टफ है उसको समय दे सकते हो। इस क्वेश्चन को करना है आपको, एग्जाम्पल 6 करना है आपको, इसको डू दिस। अभी करिए, 5 सेकंड समय दे रहा हूँ, 1 मिनट का समय दे रहा हूँ। 8:27 हुआ है, 1 मिनट में करके दिखाइए मेरे को इसको। इसमें एक्स वाई जेड तीनों का मान निकालना है। यहाँ एक्स दिया है, यहाँ एक्स दिया है, यहाँ वाई दिया और यहाँ जेड दिया। करिए इसको, तुरंत करिए। हिंदी में है, इंग्लिश में, हिंदी में ट्रांसलेट कर दे रहा हूँ मैं। ए बी सी डी पैरेलल है, सी डी ई एफ पैरेलल है, मतलब ये तीनों आपस में पैरेलल है। ए बी जो है समांतर है सी डी के, सी डी जो समांतर है ई एफ के, ये तीनों पैरेलल है, तीनों समांतर है। आगे क्या बोल रहा है? अब ये तो आपको पता ही है, ई ए परपेंडिकुलर टू ए बी, जो ई ए है लंब है ए बी पे। ई ए कहाँ पर है? ये ई ए, ये लंब है ए बी पे, लंब है। अगर ये ए बी पे लंब है तो सी डी पे भी लंब होगा। ठीक है, लंब है ये सब लंब दिया है। अब बोल रहा है कोण BEF, BEF का मान 55 डिग्री है। आपको निकालना है एक्स वाई जेड का मान। निकालिए भाई, मैं वेट कर रहा हूँ, निकालिए। चित्र सबको दिख रहा है, इवन सॉल्यूशन भी दिख रहा है। सॉल्यूशन स्किप करिए, चित्र को देखिए और निकालिए। एक मिनट में आ रहा हूँ, निकाल के रखो इसको। आ गया सर। आ गया? कितना आया बताइए तो, एक्स कितना आया? एक्स आया 125, हम्म वाई भी 125 हम्म और जेड आ रहा है 35। जेड आ रहा है 30। बाकी लोग का जी सर सेम। सेम बना है। ठीक है, किसी को डाउट है तो बताइए, बताता हूँ। सबसे बन जा रहा है क्या? एक्स और वाई की वैल्यू तो सेम है, दिख ही रहा है वो करस्पॉन्डिंग एंगल से। संगत कोण से एक्स और वाई बराबर है ना? और
वन कितना है, एक्स वाई कितना आया है, 125 आया है क्या? यस सर। 125। और ये वाई जो है, ये 55 के साथ, 55 जो कोड 55 है उसके साथ ये को इंटीरियर है, मतलब इन दोनों का योग y और 55 का जो योग है वो 180 होगा को इंटीरियर की वजह से, है ना? तो y निकल जाएगा, यहाँ से y निकल जाएगा पक्षांतर करोगे तो। और z और 55 का योग 90 होगा, क्योंकि ये 90 है, ये 90 है, तो उसके सामने वाला भी 90 होगा। इजी क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 6.2 बनाइएगा। एक्सरसाइज 6.2 आपको हल करना है, पूरे हल करना है। जैसे ये 3 अच्छा दिख रहा है, इसको हल करिए। 4 तो आप लोग व्यापम के एग्जाम में देखे ही होंगे, अगर कुछ लोग व्यापम दिए हो 1-1.5 साल से तो ये क्वेश्चन दिखा ही होगा। 5 इंपॉर्टेंट है, बनाइए 5 को। 6 छोड़ सकते हो, ये प्रैक्टिकल वाला है, 6 छोड़ देना। फिर एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। फिर ये बाह्य कोण, त्रिभुज के ये बाह्य कोण और इन दोनों के योग के बराबर होता है। एग्जाम्पल 7 करना है, एग्जाम्पल 8 करना है। पेज नंबर दिया है 106 में। क्या बोला एग्जाम्पल 7 में, क्या बोल रहा है देखो, ये कोड x है, ये कोड y है, आपको x और y ज्ञात करना है। तो इस त्रिभुज को देखोगे, अगर ये त्रिभुज को देखो क्यू टी आर, ये त्रिभुज को देखो क्यू टी आर को, क्यू टी आर को देखो। तो इस क्यू टी आर को देखोगे तो यहाँ 40 बन रहा है, ये 40 है, ये 90 बन रहा है। तो x निकल जाएगा, 90 40 130 हो गया, और ये होगा 50, x निकल आया 50। समझ में आया क्या? यस सर। अब ये समझ में आ गया, x निकल गया। अब निकालना है y। तो y तो बाह्य कोण है इस त्रिभुज का, ये त्रिभुज का y क्या है, बाह्य कोण है। तो y बराबर 30 धन x, x कितना निकालना है 50, 50 30 80, y बराबर 80। देखो इतना आसानी से बनेगा, फिगर देख के लग रहा है कि बहुत कठिन है भाई, कैसे बनेगा, बट है आसान। ठीक है, ये है एकदम आसान, आप लोग इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलिए ये सब भी करना करना है आप लोग को। ये वाला करके दिखाओ तो मेरे को, ये वाला, इस फिगर को बनाओ तो। इसमें फाइंड क्या करना है, फाइंड डी सी ई, डी सी ई, ये फाइंड करना है, ये वाला। चलिए घर में करना है सबको, ये एक्सरसाइज पूरा कर लेना। ठीक है, तो ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, लाइन एंड एंगल वाला, ये आपको करना है। उसके बाद और कौन सा टॉपिक करना चाहिए आपको? लाइन एंड एंगल कर लेना। ट्राइंगल में कॉन्ग्रुएंस, कॉन्ग्रुएंसी दिया है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के बारे में एग्जाम में आता है ना, मैं फिर से बोल दूं, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल आता है, हालांकि पढ़े नहीं है कॉन्ग्रुएंट, बट आता है। क्वाड्रिलेटरल भी हमको पढ़ना है। कल एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम के बारे में थोड़ा बात किया था, पैरेललोग्राम कैसे बनता है ये भी एग्जाम में पढ़ना है। सर्कल पढ़ना बच्चा है, बाकी ये तो इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को करना है, इतने ही करना है। चलो मैं अभी थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूँ ट्राइंगल्स, ये टॉपिक बता देता हूँ ट्राइंगल वाला। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंसी समझते हो क्या? कॉन्ग्रुएंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं, सुनो। कॉन्ग्रुएंसी, कॉन्ग्रुएंस ऑफ अ ट्राइंगल,
सो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है एक ट्रायंगल दूसरे त्रिभुज को, एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरा ढक लेती है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक लेती है, उसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस। हिंदी में बताता हूँ क्या बोलते हैं। सर्वांग समता पढ़े हो? सर्वांग समता, त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़े हो क्या? Yes. यस सर। सर्वांग समता का मतलब क्या होता है? एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज को पूरी तरह से ढक ले तो वो सर्वांग समता है। ये एक त्रिभुज है, मान लो ABC, इसको नोट करते चलना। त्रिभुज ABC, यदि त्रिभुज PQR के सर्वांग सम है, PQR के सर्वांग सम है, तो भुजा AB, पहले इसको लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखते हैं इसको, त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के, PQR के। तब के केस में ये भुजा जो AB है वो बराबर होगा भुजा PQ के, मतलब भुजा AB बराबर है भुजा PQ के। अब उसके बाद लिखा है BC, तो भुजा जो BC है वो भुजा QR के बराबर है। अब फिर है A और C लास्ट लास्ट में है, तो P और Q लास्ट लास्ट में है, तो A और C भुजा बराबर है भुजा PQR के। ये समझ में आया? यस सर। और जो कोण A है, ये A पहले लिखा है, P पहले लिखा है, तो कोण A बराबर कोण P होगा। ऐसा नहीं कि कोण A को बराबर कोण Q के कर दिए, नहीं, जो क्रम में लिखा है उसी क्रम में फॉलो करेगा। तो कोण A बराबर कोण P, कोण B बराबर कोण Q, कोण B जो है वो बराबर होगा कोण Q के, और जो कोण C है ये बराबर होगा कोण R के। ठीक है, चलिए एक प्रश्न मैं पूछता हूं। त्रिभुज BCA सर्वांग सम है, सर्वांग सम है त्रिभुज UST के, UST के। तो मुझे बताइएगा मनीष, आप बताइएगा जी सर। कि भुजा CA, भुजा जो CA है उसके बराबर में कौन सी भुजा होगी? भुजा CA के बराबर में कौन सी भुजा होगी? ST। ST क्या सही है कि गलत है? बताइए तो आप लोग। U सर, US। US, ये वाला यस सर। सही है क्या? US बताओ तो। यस सर, सही है। बाकी लोग भी बताइए भाई। जी सर, जी सही है। सही है, ये जो ST लिखा था वो सही था। CA यहाँ पर दिख रहा है और यहाँ पर ST दिख रहा है, तो CA जो है ST के बराबर है। ये जो CA है वो बराबर है ST के, ना कि SU के। फिगर तो बना दिया हूं मैं, लेकिन AC जो है ST के बराबर है, नोट कर लो। US के बराबर नहीं है, ST के बराबर है। इससे कंपेयर करना है आपको, चित्र देख के नहीं बताना है, आप इससे कंपेयर करोगे, इससे तुलना करोगे। तुलना करने के लिए ये दिया है, यस। ठीक है? तो इससे कंपेयर करना, देखते जाओ। BC जो है वो US के इक्वल होगा, CA जो है वो ST के इक्वल होगा, और BA किसके इक्वल होगा? UT। UT के इक्वल होगा। ठीक, ठीक है। इसी प्रकार कोण B, ये कोण B है वो किसके इक्वल होगा? कोण B कौन U? कोण U के इक्वल होगा। और कोण C किसके इक्वल है? कौन है? एस के। कोण S के। और कोण A किसके इक्वल है? बच गया T, है ना? T के इक्वल है। मैं बता दूं इसको, ये फंडामेंटल है, इसको याद रख लेना, यही बेस है। इसी से आप तय करोगे कि कौन सा भुजा या कौन सा कोण किसके बराबर है। आप चित्र देख के तय नहीं करोगे, बार बार लिख लो, चित्र देख के तय नहीं करना है। ये स्टेटमेंट क्या दिया है, ये स्टेटमेंट किस प्रकार लिखा है, उससे आप तय करोगे कि कौन सी भुजा या कौन सा कोण
किसके बराबर है। ठीक। अब सर्वांग सम करने के 3 नियम लिखा है, 4 नियम लिखा है, इसको नोट कर लो। नियम पहला है एस 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 रूल, भुजा 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 नियम। मतलब अगर तीनों त्रिभुज के दोनों त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर है तो पूरा त्रिभुज सर्वांग सम होगा। अगर पूरा त्रिभुज दोनों त्रिभुज की सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर है तो पूरा त्रिभुज क्या हो जाता है, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। कैसे भाई, हमको दे दिया है क्वेश्चन में ऐसे, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। इधर भी दे दिया है, ये है 2 सेंटीमीटर, ये है 3 सेंटीमीटर, ये है 4 सेंटीमीटर। ये ए बी सी पी क्यू आर, तो ये दो बराबर है, मतलब ए बी जो है वो बराबर है क्यू आर के, ए सी बराबर है पी आर के या आर पी के, जो भी लिख लो, और बी सी जो है ये बराबर है पी क्यू के। तो चलिए बताइए तो मेरे को ये बताइए कि जो कोण ए है, अब ये सर्वांग सम तो हो गया ट्रिपल एस से, एस 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 से ये सर्वांग सम हो गया। अब बताइए मेरे को कोण ए, ये जो कोण ए है, ये जो कोण ए आपको दिख रहा है, ये कोण ए इस त्रिभुज के कौन से कोण के बराबर होगा, बताइए तो कोई। ये जो कोण ए है, हाँ हाँ बताओ। कौन आर आर सर क्यों? आर या क्यू आर कंफ्यूजन हो या रहा क्यू ऐसा नहीं होना चाहिए ना, एक आंसर आएगा। सर सर क्यों क्यों होगा? होगा सर? क्यों, अब देखो क्यों तो नहीं होगा भाई, क्यों नहीं होगा सर बता रहा हूँ। देखो पी देखो, होगा। हाँ क्यों नहीं, पी भी नहीं है। आप ए को देखो, ए को ध्यान से देखो, तो एक लाइन और 2 लाइन के बीच है, तो एक लाइन और 2 लाइन के बीच में है आर, तो ए बराबर आर होगा। आया समझ में? यस सर। सबको आया क्या? एक लाइन जी 2 लाइन में खींचा हूं तो एक और 2 के बीच में ए है, और एक लाइन और 2 लाइन के बीच में आर है, तो ए इक्वल्स टू आर होगा। अब एग्जाम में, एग्जामिनेशन हॉल में हम एक और 2 लाइन तो खींचते बैठे नहीं रहेंगे, इतना समय तो होगा नहीं, तो कैसे करेंगे? तो आप लोग ना ऐसे बना लेना ना, ये उसका जो जनरलाइज्ड फॉर्म था, जो व्यापक रूप है उसको लिख लेना। ए बी सी को आप लिख लो, ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है, पी क्यू आर के है कि क्यू आर पी के है कि आर पी क्यू के है, इसको देखना पड़ेगा। अब देखो ए बी किसके बराबर है, क्यू आर के, ए बी किसके बराबर है, क्यू आर, तो आप लोग स्टार्ट करोगे क्यू आर के, क्यू आर पी। अब चेक करो बी सी इक्वल्स टू आर पी है क्या, बी सी इक्वल्स टू आर पी तो नहीं है यार, बी सी, सर क्यूआरपी कैसे लिखे, एक बार और थोड़ा समझा दीजिए सर। हाँ हाँ ये मैं समझा रहा हूँ। ये बहुत आसान है, आपको ऐसे ही लिख के बनाना एग्जाम में। आप पहला ट्राइंगल किसी को भी फिक्स कर लो, चलो एबीसी फिक्स कर लिए। अब एबीसी सर्वांग सम, अब देखते हैं ये जो AB है, ये जो AB है ये किसके इक्वल दिया है, देखो AB क्यू आर के इक्वल दिया है क्या, AB जो है उसको तो आर क्यू भी लिख सकते हैं। आर क्यू भी लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं, आर क्यू भी लिख सकते हैं, क्यू आर भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं AB जो है क्यू आर के इक्वल, मैं खुद यहाँ क्यू आर लिखा हूं तो मैं क्यू आर लिख दे रहा हूँ, तो त्रिभुज क्यू आर। अब क्यू आर लिख दिया तो बचा P ही है, तो P लिख दिया। अब आपको पूरा तीनों को चेक करना है, ए बी तो क्यू आर के इक्वल है, तो क्या बी सी जो है आरपी के इक्वल है, जो बी सी है वो आरपी के इक्वल है क्या, देखो है क्या, बी सी जो है आरपी के इक्वल दिख रहा है क्या, नहीं नहीं है सर। नहीं है ना, नहीं सर। नहीं है, तो ये लिखने में गलत हो गई, गलती हो गई। अब गलती यहां से हुआ है, ए बी जो है मैं क्यू आर लिखा हूं ना, उसको आर क्यू करिए। ये ए बी जो है, ये जो ए बी दिख रहा है आपको, मैं क्या लिखा हूं, क्यू आर लिखा था, ये ए बी को मैं क्यू आर लिखा था, उसको चेंज करना पड़ेगा, उसको आर क्यू लिखिए, आर क्यू। अब पी को लिखो, अब ये इक्वल आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू आर क्यू है,
BC, BC इक्वल्स टू QP है, BC इक्वल्स टू QP या PQ एक ही चीज है, और AC इक्वल्स टू RP, AC इक्वल्स टू RP। अब ये इक्वल है, तो कोड A बराबर कोड R, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल P। देखो समझ में आया? यस सर। आ रहा है ना? एक और करें क्या सर, एक और क्वेश्चन उसमें हाँ मैं कोई? देता हूँ ना। इसी प्रकार से SAS रूल है, दो साइड के बीच का एक एंगल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कहीं भी कोण है, दो साइड, यहाँ पर SAS लिखा है, SAS का अर्थ है दो साइड, दो भुजाओं के बीच में। इसको हिंदी वाले पढ़ते थे भू को भू। नौवीं तो सब पास हो है ना, सब नौवीं में पढ़ के बैठे हो, सब के सब पढ़े हो, बड़े याद किसी को नहीं है, मेरे को भी याद नहीं रहता। तो ये भू को भू अगर याद आ रहा हो, साइड साइड के बीच वाला कोण, ऐसा त्रिभुज का स्ट्रक्चर देखना है जिसमें साइड कोण साइड हो। जैसे देखो ऐसे एक उदाहरण, ए बी सी और दूसरा त्रिभुज दे दिया है पी क्यू आर। मान लो ए सी इक्वल है पी क्यू के, सी बी इक्वल है पी आर के, और कोण सी का मान कोण पी के है। तो देखें, भुजा ए सी बराबर है भुजा पी क्यू के, भुजा जो ए सी है बराबर है भुजा पी क्यू के, भुजा सी बी बराबर है भुजा पी आर के, और कोण सी बराबर है कोण पी के। तो ये किससे कॉन्ग्रुएंस हो जा रहा है? साइड एंगल साइड से, भुजा कोण भुजा से, ये कॉन्ग्रुएंट हो जा रहा है। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो डेफिनेटली कोण ए कोण क्यू के बराबर होगा, और कोण बी है वो कोण आर के बराबर होगा, और भुजा ए बी है कि भुजा क्यू आर के बराबर होगा। आया क्या समझ में? यस सर। Yes, sir. जिनको नहीं आएगा तुरंत पूछिएगा, जिनको नहीं ऐसा लगे कि नहीं आ रहा समझ में, आप पूछिए। उसी प्रकार एक ऐसे रूल है, कोण भुजा कोण नियम, कोण भुजा कोण नियम। दो कोण के बीच का साइड होगा ना, दो कोण के बीच का साइड। जैसे अगर यही क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर देता, यही जो प्रश्न दिया है इसको मैं इस प्रकार से बनाता, एक त्रिभुज ऐसे बनाया ए बी सी, एक त्रिभुज ऐसे बनाया पी क्यू आर, ए बी दिया था क्यूपी के, बी सी दिया है क्यू आर के, और कोण सी दिया है कोण आर के। तो अगर इसको देखोगे तो दो भुजाओं के बीच का कोण के बारे में जानकारी नहीं है कि कोण बी और कोण क्यू इक्वल है कि नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, तो ये सर्वांग सम नहीं होगा। आया समझ में? इसमें भी आपको दिख रहा है साइड साइड एंगल ऐसे कुछ दिख रहा है, ये साइड एंगल्स नहीं, हाँ ठीक है। तो इसकी सर्वांग समता होगी ये जरूरी नहीं है, क्योंकि इसमें SAS नहीं दिया है, ठीक है। SAS में भी दो साइड और एक एंगल है, यहाँ भी दो साइड और एक एंगल है, लेकिन SAS कोई नियम ही नहीं है। नियम तो एस से कोई नियम नहीं है, SAS नियम है। आ रहा है क्या देखो समझ में कि नहीं आ रहा है? आ रहा है सर। और उसी प्रकार और एक नियम दिया है ASA के बाद RHS, राइट हाइपोटेनियस साइड, समकोण कर्ण भुजा नियम। समकोण R मतलब राइट होगा, राइट एंगल, हाइपोटेनस और साइड मतलब क्या होना चाहिए RHS में? RHS के लिए बोल रहा है एक समकोण होना चाहिए, कर्ण होना चाहिए, और कोई भी एक भुजा, जैसे कि इस भी मतलब राइट एंगल ट्राइंगल में ही लगेगा ना ये, ऐसा नहीं कि किसी भी राइट, एक 90 डिग्री दी है।
एक और 90 डिग्री दी है। कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, यहाँ कर्ण दिया है 5 सेंटीमीटर, और भुजा ए बी दिया है 3 सेंटीमीटर, और भुजा पी क्यू दिया है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखो आरएचएस लग रहा है कि नहीं लग रहा है। राइट एंगल है, आर सेटिस्फाइड है, हाइपोटेनस 5 है, यहाँ भी 5 है, एच भी सेटिस्फाइड है, एक भुजा 3 है, 3 है, तो ये आरएचएस से क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। आया समझ में? आरएचएस से ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। समकोण, कर्ण और भुजा वाले से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, या सर्वांग सम हो गया। अब 3 और 5 वाले के बीच ए है, इधर 3 और 5 वाले के बीच पी है, तो कोण ए बराबर कोण पी होगा। अब ये तो 90-90 है, तो कोण बी और कोण क्यू तो इक्वल ऑलरेडी है। अब जो बच गया तीसरा सी जो है वो आर के बराबर होगा। अब ये वाला जो भुजा तीसरा वो इसके इक्वल होगा। समझ रहे हो ना ये सब चीज को? यस सर। है ना? अपने को पढ़ना स्पीड से ही है, अदरवाइज समय बहुत होता, 2-4 साल होता तब धीरे धीरे पढ़ाता एक एक को। एक हफ्ता तो सर्वांग सभी पढ़ा देता, है ना? 2-4 साल होता समय, 4 साल कम से कम। ग्रेजुएशन में हमारा समय होता है 3 साल का, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, इंजीनियर वालों को 4 साल का समय होता है। बस धीरे धीरे पढ़ते हैं। लेकिन यही 4 साल के बीई के सिलेबस को, या बीटेक के सिलेबस को, 4 साल के बीटेक के सिलेबस को, अगर कोई कंपटीशन एग्जाम निकलता है जूनियर इंजीनियर का, तो यही 4 साल के सिलेबस को 1 महीने में खत्म कर देते हैं कोचिंग वाले लोग। 1 महीने में पढ़ा देते हैं 4 साल के सिलेबस को। प्लस छत्तीसगढ़ जो हरिराम सर की वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 1 महीने 1.5 महीने में खत्म, प्लस मैथ्स, रीजनिंग 1-1.5 महीने में खत्म। मतलब पूरा जो 4 साल का जेई का बीटेक का सिलेबस है, इंजीनियर का सिलेबस है, इंजीनियरिंग का सिलेबस है, 1-1.5 महीने में खत्म हो जाता हो। सोचो किस स्पीड से चलता होगा। वही है समय। तो ये चारों नियम समझ में आ गया क्या? बताओ एक बार मेरे को। यस सर, आ गया है। आ गया ना? सर ऐसे क्वेश्चन भी बनेंगे? बनते हैं बिल्कुल मैं बनेंगे। आता है, देख कॉन्ग्रुएंसी से क्वेश्चन आता है। आपको ये चेक करने नहीं देगा कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट, ये चेक करने नहीं देगा। वो किस तरह से क्वेश्चन देगा मैं दिखाता हूँ अभी। अब ये देखो, एक क्वेश्चन यहाँ पर कुछ चित्र दिए हैं। विच ऑफ द ट्राइंगल्स गिवन बिलो आर कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एबीसी? एबीसी के कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रुएंट है ये चेक करना है। करिएगा, एनसीईआरटी को मैं भेज दूंगा, करिएगा। मैं सीधे क्वेश्चंस की ओर चलूंगा। एक क्वेश्चन सर देखा था, उसमें 10 मतलब ट्रिग्नोमेट मतलब वो जो साइन कॉस हाँ हाँ, वो होता है ना ट्रिग्नोमेट्री। सर, उसको बनाया गया था। आते हैं एक ही आ सकता क्वेश्चन। आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। एक ही क्वेश्चन आएगा, ज्यादा नहीं आएगा। हर सेक्शन से एक आख ही पूछेगा, क्योंकि टोटल 15 क्वेश्चन पूछना है उसको, या 10 से 15 क्वेश्चन ही पूछना है, और भी 7वीं से लेकर 10वीं तक के बुक से पूछना है। जैसे ये क्वेश्चन नंबर 2, प्रश्न संख्या 2 में क्या बोल रहा है? एबीसीडी एक चतुर्भुज है। एबीसीडी एक चतुर्भुज जहां पर एडी बराबर बीसी है। एडी, ये दिख रहा है एडी, ये एडी जो बराबर है इस बीसी के, और कोण डीएबी, कोण डीएबी ढूंढो, डीएबी, ये कोण डीएबी बराबर है सीबीए के, कोण सीबीए के, ये बराबर है। अब आपसे ये 3 चीज प्रूफ करने बोला है।
करके दिखाइए तो मेरे को, 5 मिनट लीजिए, करके दिखाइए। हो पाए तो ठीक है, तो मैं करूंगा फिर। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश बैरियर नहीं होता, सबको पता है टर्म्स के बारे में। सर ये तो क्या साइड एंगल साइड से ये हो जाएगा कॉन्ग्रुएंट? साइड एंगल साइड में, हाँ। बी सी इक्वल्स टू ए डी, और जो ए बी है वो कॉमन है दोनों ट्राइंगल में, और जो इसमें दिया ही हुआ है कि एंगल बी और एंगल ए इक्वल है, तो उसके बाद फिर वो जो नीचे के जो दोनों स्टेटमेंट है वो भी इक्वल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू बी डी भी, और एंगल जो ए बी डी और बी ए सी है वो भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है। ठीक ठीक। बाकियों से बना कि नहीं बन रहा है? बन रहा है क्या? इसको चाहो तो दो पार्ट में तोड़ दो ना। त्रिभुज ए डी पी अलग कर लो, ए बी डी को। तो ऐसे चाहो तो ये एक त्रिभुज हो गया, ऐसे ए बी डी ऐसे दिख रहा है, ए बी डी। और ए बी सी अलग कर लिया, तो ये ए बी सी ऐसे ए, बट अलग अलग नहीं करना है एग्जाम में, यहाँ देखने के लिए कर लो। ए बी कॉमन हो गया है ना, इसके पास भी ए बी है, इसके पास भी ए बी है, तो ए बी की लंबाई दोनों में बराबर ही होगा, तो दोनों का लंबाई बराबर है, तो ए बी सेम है। अब क्या दे दिया है, ये जो ए डी है ये बी सी के बराबर दे दिया है, ये दो हो गया। अब कोण ए यहाँ बन रहा है, ये वाला कोण ए, और यहाँ नीचे बी वाला, ये दोनों बराबर है। तो ध्यान से अगर देखें साइड एंगल साइड, कोण भुजा कोण भुजा से ये त्रिभुज क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये लिख लो। अब कॉन्ग्रुएंट हो गया तो बी डी इक्वल्स टू, ये बी डी जो है तीसरा भुजा, वो ए सी के बराबर हो गया, ये हो गया। और ए बी डी, कोण ए बी डी, ये वाला कोण ए बी डी बी ए सी के इक्वल हो जा रहा है, बी ए सी इसके इक्वल हो जा रहा है। हो गया। आया कि समझ में? नहीं आया? नहीं आया क्या? आ गया सर। आ गया ना? आगे ये क्वेश्चन मैं व्यापम में देखा हूं, व्यापम में, व्यापम में ये क्वेश्चन मैं देखा हूं। इसमें बोल रहा है ए बी और बी सी इक्वल है, ए बी और बी सी इक्वल है। नॉट एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, बट इसी तरह के क्वेश्चन जिसमें हम कॉन्ग्रुएंस यूज करके बनाए थे। और ये कॉम्प्लेक्स फिगर रहा होगा व्यापम वाला, ये थोड़ा सिंपल फिगर है। ए बी बी सी आर इक्वल परपेंडिकुलर्स, शो दैट सी डी बाइसेक्ट्स ए बी। बाइसेक्ट्स मतलब बांटेगा बराबर बराबर। सी डी जो है ए बी को दो बराबर बराबर भागों में बांट देगा, सी डी जो है ए बी को दो बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ए बी ये है, तो आपको शो करना है ओ बी बराबर ओ ए, ये शो करना है। करिएगा, आसानी से हो जाएगा। ये दो त्रिभुज को अगर आप लोग दिखा देते हो कॉन्ग्रुएंट, तो ये बट जाएगा। करिएगा।
5वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, करके लाइए इसको। 5वां क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, इसको करना है और विद प्रोसीजर के साथ करिए, वॉट एवर द प्रोसीजर सॉल्व करिए प्रोसीजर के साथ। देखो इतना भयानक भयानक फिगर है, चाहो तो कर लेना, कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा। चाहो तो कर लेना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा वो। जैसे ये वाला क्वेश्चन अच्छा है ये। ये भी अच्छा है, एग्जाम्पल 5 बोल रहा है ई और एफ, ई और एफ दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स है। मिड पॉइंट मतलब मध्य बिंदु है। किसका मध्य बिंदु है? ए बी का मध्य बिंदु ई दिया है और ए सी का मध्य बिंदु एफ दिया है। हमको सिद्ध करने बोल रहा है कि बी एफ बराबर सी ई होगा। हमको सिद्ध करने बोला जा रहा है कि ये जो बी एफ है इसका लेंथ सी के बराबर होगा। है क्वेश्चन अच्छा, ट्राई करिएगा। ठीक है, ट्राई करके देखिएगा, कुछ कुछ क्वेश्चंस दिए हैं, आप ट्राई करिए। मतलब ज्योमेट्री खत्म नहीं हुआ है इसका मतलब ज्योमेट्री बच्चा है, अभी और करना पड़ेगा ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री में बहुत सारे टॉपिक्स है ना, अभी तो 9वीं चालू की है, फिर 10वीं भी चालू करना है। अब जितना आप कर सकते हो करके देखो, ट्राई करो क्वेश्चंस। ठीक है, ट्राई करिए, जो डाउट लगे बताइएगा। एनसीईआरटी सॉल्व करिए, 9वीं का एनसीईआरटी मैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करके ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। ठीक है, ओके सर। चलिए फिर कल मिलते हैं। कोई डाउट रहेगा तो पूछिएगा, बनाइए लेकिन, है ना, मेरे को भेजे नहीं भेजे, आप लोग बनाइए, अपने अपना काम ईमानदारी से करिए। अगर आप लोग ईमानदार रहोगे तो एग्जाम में सिलेक्शन होने से कोई नहीं रुक सकता। चलिए सभी को बाय बाय, कल मिलेंगे। ओके सर, थैंक यू सर। ओके। ओके सर, थैंक यू सर।